कुछ प्रोडक्ट्स को अपना असली मुकाम पाने में काफी समय लग जाता है। जी नहीं, मेरा इशारा मॉम्स द्वारा कुकी के डिब्बे में सुई धागे रखने की आदत की तरफ नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बात बड़े से बड़े ब्रांड पर फिट बैठती है। मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जिनमें एक जमाने से जरा भी बदलाव नहीं हुआ है। हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं बबल रैप से लेकर 7 अप तक रोजमर्रा के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो अपने प्रेजेंट यूज के मुकाबले बहुत ही अलग कारणों से बनाए गए थे। सचमुच का फ्लबर। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के गुट ने अमेरिका को रबड़ सप्लाई करने वाले ज्यादातर देशों पर कब्जा कर लिया था। इससे अमेरिका में टायर, गैस मास्क, सेफ्टी बूट्स और बाथटब में खेली जाने वाली बतखों की भारी कमी होने लगी। इस समस्या से निपटने के लिए अमेरिकी सरकार ने कृत्रिम रबर पर रिसर्च शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों ने बोरिक एसिड और सिलिकॉन ऑयल की मदद से एक ऐसा पदार्थ बनाया जो रबर की तरह उछलता तो था, पर उसमें एक दिक्कत भी थी। इस्तेमाल न किए जाने की हालत में पदार्थ पूरी तरह से पिघलकर बह जाता था। जाहिर है इस मटेरियल को रबर की जगह यूज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऐसी कार भला कौन यूज करेगा जिसके टायर ही पिघल जाएं। लेकिन इसे बनाने वालों ने इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ और ही सोच रखा था, और उनकी इस योजना में एक टॉय स्टोर के मालिक और मार्केटर हॉडसन भी शामिल थे। हॉडसन ने इस सब्सटेंस को सिली पुट्टी का नाम दिया, और 40 और 50 के दशक में सिली पुट्टी बहुत ही कामयाब हुई। दुनिया भर के बच्चे इसके खिलौनों को खूब पसंद करते थे और हॉडसन इसी बिजनेस से करोड़पति बन गए। अपोलो 8 मिशन पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट भी इसे अपने साथ ले गए थे। वे इससे अपना मन बहलाते, और ये पुट्टी टूल्स को केबिन में इधर उधर फ्लोट करने से रोकने में भी मदद करती थी। सिली पुट्टी के असली इन्वेंटर को लेकर कुछ विवाद हैं, क्योंकि अगले 4 साल के भीतर ही 2 आदमियों ने ठीक इसी तरह के एक पदार्थ के लिए पेटेंट फाइल किया। तब से ये मामला चला आ रहा है, और निकट भविष्य में इसके हल होने की संभावना कम ही है। मैं बताऊं, पुट्टी फाइट होनी चाहिए और विजेता की बात मानी जाए। सांसों को किया ताजा। सन 1865 में इंग्लिश डॉक्टर जोसेफ लिस्टर ने आधुनिक चिकित्सा की दुनिया में एक क्रांति सिला दी। उन्होंने पाया कि जख्मों की पट्टी करते वक्त कार्बोलिक एसिड यूज करने से संक्रमण का जोखिम बहुत ही कम हो जाता है। लिस्टर के काम से प्रेरित होकर सेंट लुइस के डॉक्टर जोसेफ लॉरेंस ने अल्कोहल आधारित एक नया एंटीसेप्टिक बनाया जो किसी भी तरह के कीटाणुओं को मारने में सक्षम था। जोसेफ लिस्टर को सम्मानित करने के लिए लॉरेंस ने अपने इस नए एंटीसेप्टिक का नाम लिसरीन रखा। आगे चलकर लिसरीन के डिस्टिल फॉर्म को पोछा लगाने से लेकर गोनोरिया के इलाज तक में इस्तेमाल किया जाने लगा। 1890 के दशक में ये प्रोडक्ट डेंटिस्ट की नजर में आया, और 1914 में ये अमेरिका में बिना डॉक्टर के पर्चे के बेचा जाने वाला पहला माउथ वॉश बना। लेकिन लिसरीन को अपनी असली पहचान 1920 में मिली, जब कंपनी ने इसे बदबूदार सांसों के इलाज के तौर पर बेचना शुरू कर दिया। कंपनी की ये मुहिम बेहद कामयाब रही, और केवल 7 साल के समय में लिसरीन का रेवेन्यू $1,15,000 से बढ़कर $8 मिलियन हो गया। पता नहीं क्यों, पर फिर भी जहां देखो बदबूदार सांसों वाले लोग मिल ही जाते हैं। नोट लगा दिया है। 1968 में 3M नाम की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने वाले डॉक्टर स्पेंसर सिल्वर कोई जबरदस्त मजबूती वाला ग्लू बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने गलती से एक कमजोर ग्लू का आविष्कार किया जो प्रेशर के प्रति संवेदनशील था और उसे बार बार यूज किया जा सकता था। उन्हें इतना तो यकीन था कि इस ग्लू को किसी कमाल के उपयोग में लाया जा सकता है, पर वो फिलहाल बता नहीं पा रहे थे कि वो क्या है। कई सालों तक वे बिना समस्या वाले इस हल को प्रमोट करते रहे, लेकिन कोई भी उनके आइडिया को विकसित करने के लिए राजी नहीं हुआ। लोगों को लगा कि आसानी से हटाया जा सकने वाला ग्लू भला किस काम का। लेकिन 1974 में सिल्वर के एक सहकर्मी ने अपनी प्रेयर बुक में बुकमार्क चिपकाने के लिए उनके ग्लू का इस्तेमाल किया, और इस छोटी सी घटना ने जन्म दिया मशहूर पोस्ट इट नोट्स को। और वो जाना पहचाना सा पीला रंग भी जानबूझकर नहीं बनाया गया था। पोस्ट इट की डेवलपमेंट टीम जब एक्सपेरिमेंट के लिए पड़ोस के ऑफिस में रद्दी कागज लेने गई तो वहां सिर्फ पीले कागज ही उपलब्ध थे, पर पीला रंग टिका रहा। और 1977 में इन बुकमार्क को प्रेस एंड पील यानी कि चिपका और निकालो बुकमार्क के तौर पर बेचा जाने लगा। जब प्रोडक्ट कामयाब नहीं हुआ तो उसका नाम बदलकर पोस्ट इट कर दिया गया, जिससे ये और भी कामों में इस्तेमाल किया जाने लगा। बस बात बन गई। ये प्रोडक्ट दुनिया भर में हाथों हाथ बिकने लगा, और भुलक्कड़ लोगों के लिए ये एकदम किसी वरदान की तरह साबित हुआ। बबल रैप। 1957 में अल्फ्रेड फीडिंग और मार्क कैवर्न्स नाम के 2 आविष्कारक टेक्सचर वाला कोई ऐसा वॉलपेपर बनाने का प्रयास कर रहे थे जिसे नई पीढ़ी के लोग अपना घर सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसी क्रम में उन्होंने प्लास्टिक की 2 शीट्स को गर्म करके आपस में प्रेस किया, जिसके चलते उन्हें टेक्सचर वाली एक शीट प्राप्त हुई जिसमें बराबर दूरी पर एयर बबल्स थे। जाहिर है ये चीज इंटीरियर डेकोरेशन की दुनिया में ज्यादा हिट नहीं हो सकी, लेकिन यह नया मटेरियल वजन में हल्का होने के साथ साथ हीट को भी बहुत अच्छी तरह
से ट्रैप करता था। लिहाजा ग्रीन हाउसेस को इंसुलेट करने में आजमाया गया, वहां भी ये कामयाब नहीं हुआ। सो फील्डिंग और केवन सोच में पड़ गए कि इतने अच्छे मटेरियल का आखिर कोई तो यूज होना चाहिए। पर इस आविष्कार को अपनी असली पहचान 1961 में मिली, जब उन्होंने इसे बबल रैप का नाम देकर पैकिंग मटेरियल के तौर पर बेचना शुरू किया। बबल रैप बिना पार्सल का वजन बढ़ाए सामान को सुरक्षित रखती थी, इसलिए इस काम के लिए परफेक्ट थी। जल्द ही IBM ने अपने 1401 कंप्यूटर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बबल रैप का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से प्रोडक्ट हर घर में इस्तेमाल किया जाने लगा। वॉलपेपर और पैकिंग की बात तो अलग है भाई, बबल रैप का असली मजा उसे फोड़ने में है कि नहीं। मशीन के कचरे से बनी वैसलीन। 1850 के दशक में ऑयल फील्ड में काम करने वाले मजदूरों को रॉड वैक्स कहा जाने वाला पेट्रोल का एक बायो प्रोडक्ट बहुत परेशान करता था। नरम मोम जैसा ये पदार्थ मशीनों पर इकट्ठा होकर उनको खराब कर देता था, लेकिन कुछ मजदूर उसे कट्स और जले हुए घाव पर लगाने लगे। उनका दावा था कि ऐसा करने से घाव जल्द ठीक हो जाएगा। रॉबर्ट चीजबोरो नाम का एक केमिस्ट पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा था और उसे इस अनोखे सब्सटेंस की भनक लग गई। उसने पाया कि येलो ब्लैक कलर की इस वैक्स को रिफाइन करके हल्के रंग के खूबसूरत जेल में बदला जा सकता है। रॉबर्ट पूरे न्यूयॉर्क में घूम घूम कर दावा किया कि उसकी क्रीम किसी भी तरह के जख्म को भर सकती है। इस बात को साबित करने के लिए वे अपनी चमड़ी जलाने के बाद उस पर ये जेल लगाकर दिखाते थे। अपनी बात को साबित करने के लिए वो पिछली नुमाइशों में लगी चोट दिखाता और कहता कि देखो जेल की वजह से ये चोट कितनी जल्दी ठीक हो गई। पागलों की तरह मार्केटिंग करने की ये ट्रिक काम आ गई और जल्द ही फार्मासिस्ट उनके प्रोडक्ट की डिमांड करने लगे। उनकी जेल इतनी कामयाब हुई कि रॉबर्ट को 1870 में पूरी की पूरी फैक्ट्री लगानी पड़ी। उन्होंने अपनी जेल को वैसलीन का नाम दिया, जो जर्मन भाषा के वेसल यानी कि पानी और ग्रीक भाषा के एलाइन यानी कि जैतून के तेल से मिलकर बना है। लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि वैसलीन केवल त्वचा को मॉइस्चराइज करती है और जख्मों को ठीक करने में ये किसी काम की नहीं है। लेकिन रॉबर्ट को अपने प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा भरोसा था। बुढ़ापे में जब उन्हें कोई बीमारी हुई तो वे सिर से पांव तक वैसलीन में डूबे रहते और अंतिम दिनों में रोजाना वैसलीन की एक चम्मच खाया भी करते थे। इतनी ज्यादा लुब्रिकेंट पानी के बाद उनकी जुबान तो बड़ी चकाचक चलती रही होगी भाई, कहीं ये उनकी कामयाबी का राज तो नहीं है। घातक हाइजीन। आज हम लाइजोल को सिर्फ घर की सफाई में काम आने वाले प्रोडक्ट की तरह देखते हैं, लेकिन शुरू में ये ऐसे कामों में यूज होता था कि आप जानकर दंग रह जाएंगे। लाइजोल को सबसे पहले 1889 में जर्मनी में कॉलरा महामारी की रोकथाम में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 1920 के दशक में इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी में विचलित कर देने वाला एक बदलाव आया। चिड़िया, मछलियां और यहाँ तक कि अगर इंसान इसको निगल जाए तो इनके लिए ये घातक होता है। इंसानों के लिए घातक माने जाने वाला लाइजोल औरतों के हाइजीन प्रोडक्ट की तरह प्रमोट किया जाने लगा। कंपनी ने दावा किया कि गुप्तांग पर लाइजोल का घोल छिड़कने से इन्फेक्शन और बदबू आपसे दूर रहेंगे, जिससे आपके कॉन्फिडेंस और शादीशुदा जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। इस बात का खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन लाइजोल को परिवार नियोजन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था, यानी इस प्रोडक्ट को विमेन हाइजीन प्रोडक्ट बताने वालों के लिए ये लाल निशान की तरह होना चाहिए था। आखिरकार डॉक्टर्स ने औरत और मर्द दोनों को लाइजोल इस्तेमाल करने से मना किया और तब से ये प्रोडक्ट केवल सफाई के कामों में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो क्या समझे, लाइजोल को टॉयलेट में पड़े रहने देना, बाथटब में कभी मत उठा लेना भाई। पिच हुई परफेक्ट। अगर आपको पिछले 20 साल के रैप म्यूजिक में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो आप ऑटो ट्यून के बारे में जरूर जानते होंगे। इस टूल की मदद से सिंगर अपने आवाज की पिच को जितना मर्जी बदल सकता था। पर क्या आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर को असल में पेट्रोलियम ऑयल खोजने के लिए बनाया गया था। एक्सोन के भूतपूर्व इंजीनियर एंडी हिल्डेब्रैंड ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था जो समुद्र तल से टकराकर वापस आने वाली ध्वनि तरंगों की मदद से नीचे दबे तेल भंडारों का पता लगा लेता था। आगे चलकर यही सॉफ्टवेयर ऑटो ट्यून विकसित करने की प्रेरणा बना। एंडी ने अपने सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव किया ताकि उसे ह्यूमन वॉइस की रिकॉर्डिंग के दौरान होने वाली गड़बड़ियों को दूर करने में इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को 1997 में मार्केट में रिलीज किया, लेकिन एक साल तक किसी ने उसे नोटिस ही नहीं किया। 1998 में चेर की सुपरहिट एल्बम बिलीव रिलीज हुई, जिसमें एंडी के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। पूरी दुनिया की नजर एंडी के सॉफ्टवेयर पर थी। चेर के गाने के प्रोड्यूसर ने पाया कि ऑटो ट्यून को मैक्सिमम पर सेट करने पर वो सिग्नल मिलते ही तत्काल पिच को ठीक कर देता था, जिससे रोबोट जैसी आवाज वाले गानों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। ऑटो ट्यून को अब भी रिकॉर्डिंग की छोटी मोटी गड़बड़ियां ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन टी पेन जैसे हिप हॉप और आरबी आर्टिस्ट ने चेर की परंपरा जारी रखी और ऑटो ट्यून को बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया, जिससे ये सॉफ्टवेयर म्यूजिक इंडस्ट्री का एक अभिन्न अंग बन गया है। मैं तो ईयरफोन और लैपटॉप लेकर समुद्र की तरफ जा रहा हूँ और ऑटो ट्यून चलाकर तेल के भंडार ढूंढूंगा भाई। आप लोग देखते रहिएगा, मैं एक दिन करोड़पति बन के दिखाऊंगा। वर्ल्ड वॉर से बना सैनिटरी नैपकिन।
माहवारी चक्र के दौरान औरतों के शरीर में मौजूद हार्मोन्स में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि पीरियड के दौरान बहुत सी महिलाएं काफी चिड़चिड़ी हो जाती हैं और जरा सी बात पर लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो आपको बता दें, युद्ध और सैनिटरी टॉवल्स का कनेक्शन आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान वनस्पति के रेशों और लकड़ी के पल्प से सेल्यूकोटन नाम का एक ऐसा मटेरियल बनाया गया जो घायल सैनिकों की ब्लीडिंग रोकने में बहुत मदद करता था। बेहद हल्का फुल्का ये मटेरियल अच्छी खासी नमी सोखने के बाद भी साफ सुथरा रहता था और बड़ी तादाद में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाने लगी। युद्ध खत्म होने के बाद किम्बरले क्लार्क नाम की सेल्फ केयर कंपनी ने पाया कि उनके पास ढेर सारा सेल्यूकोटन बचा हुआ था। सो कंपनी ने सोचा कि क्यों ना इसे किसी दूसरे काम में लगाया जाए। उन्होंने युद्ध काल की डिमांड की कमी पूरी करने के लिए एक परमानेंट रेडीमेड मार्केट का फायदा उठाया, जिसमें दुनिया की आधी आबादी शामिल थी। जी हाँ, औरतें। आसानी से मिलने वाला ये मटेरियल बहुत ही सस्ता था, जिसके चलते इसे यूज करने के बाद फेंका जा सकता था। सेल्यूकोटन से बने सैनिटरी पैड्स ने विमेन हाइजीन की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। 20वीं सदी के मध्य के सबसे बड़े ब्रांड कॉटेक्स ने सन 1921 में पहली बार अपनी सैनिटरी टॉवल्स का विज्ञापन जारी किया। उस जमाने में लोग माहवारी चक्र के बारे में खुलकर बात नहीं करते थे, इसलिए प्रोडक्ट की पैकिंग और विज्ञापन बहुत ही सादे तरीके से की जाती थी। इसे इतना ऑकवर्ड माना जाता था कि स्टोर्स में नैपकिन से भरा एक डब्बा होता था, जिसमें औरतें पैसा डालकर खुद से सामान निकाल सकती थीं। क्यों? ताकि बेहुदा माने जाने वाली ये बात उन्हें क्लर्क से न कहनी पड़े। शुरू में लोग भले ही इसे बेचने में थोड़ा सा हिचकिचाए, पर सेल्यूकोटन ने बाजार में अपनी असली जगह और पहचान बना ली थी। वैसे भी आजकल गोली के जख्म को टैम्पोन से ठीक करने के मुकाबले और भी बहुत अच्छे तरीके उपलब्ध हैं। सोडा की अजब गजब कहानी। भूतपूर्व कन्फेडरेटर सैनिक और स्लेव ओनर डॉक्टर जॉन पेम्बरटन ने 1888 में कोका कोला का आविष्कार किया। डॉक्टर जॉन युद्ध में लगी चोटों में होने वाले दर्द के लिए मॉर्फिन लाया करते थे और धीरे धीरे उन्हें इसकी लत लग गई। कहते हैं उन्होंने इसी लत का इलाज करने के लिए एक ड्रिंक बनाया और उसे फ्रेंच वाइन कोका का नाम दिया। वो ड्रिंक वाइन कैफीन और कोका प्लांट के सफेद पाउडर से बनी थी। जी हाँ, मैं उसी सफेद पाउडर की बात कर रहा हूँ जिसने आगे चलकर पैब्लो एस्कोबार को अरबपति बना दिया। दावा किया गया कि फ्रेंच वाइन कोका पेट ना साफ होने से लेकर पुरानी बीमारियां तक किसी भी दिक्कत को ठीक कर सकती थी, जिसमें सेक्स पावर को बढ़ाना भी शामिल था। जब अमेरिका में शराब पर पाबंदी लगी तो पेम्बरटन अपनी ड्रिंक को दवा के बजाय सोडा की तरह बेचने लगे और उसमें शराब मिलाना बंद कर दिया। लेकिन तेज नशा देने वाला वो सफेद पाउडर 1903 तक बिना रोक टोक इस ड्रिंक में मिलाया जाता रहा। उसके बाद कोका कोला ने पाउडर की जगह कोका की पत्तियां इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिनमें नशा नहीं होता, और तब से लेकर आज तक ऐसा ही चल रहा है। कोका कोला बेचकर पेम्बरटन ने एक अच्छा खासा एम्पायर तो खड़ा कर लिया, लेकिन उनकी मॉर्फिन की लत मरते दम तक नहीं छूटी। इसी तरह 7 अप के शुरू होने के किस्से में भी ड्रग्स का नाम आता है। इस ड्रिंक का आविष्कार चार्ल्स लीपर ग्रिग ने 1920 में किया था और तब ये ड्रिंक बिब लेबल लिथिएटेड लेमन लाइम सोडा नाम से जानी जाती थी। ड्रिंक का नाम इसके इंग्रेडिएंट से लिया गया था, जिसमें लिथियम साइट्रेट भी शामिल था। ये मूड को स्थिर करने वाली बहुत ही असरदार दवा है जो आज मानसिक रोग से पीड़ित लोगों को दी जाती है। बाद में ड्रिंक का नाम बदलकर 7 अप लिथिएटेड लेमन सोडा कर दिया गया, जो थोड़ा सा बेहतर था, और 1936 में इसे अपना फाइनल नाम 7 अप मिला। 7 अप नाम चुनने की वजह को लेकर काफी विवाद है, पर माना जाता है कि ये नाम इसके 7 मुख्य इंग्रेडिएंट्स की वजह से पड़ा, जिसमें कार्बोनेटेड वाटर, शुगर, साइट्रस ऑयल, साइट्रिक एसिड, सोडियम साइट्रेट और लिथियम साइट्रेट शामिल थे। 7 अप से तात्पर्य ये था कि ये ड्रिंक पीने के बाद आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसा था तो ड्रिंक का नाम फिर से बदलना पड़ेगा, क्योंकि 1948 में इसमें लिथियम हटा दिया गया। ऐसा सरकार द्वारा सॉफ्ट ड्रिंक्स में लिथियम मिलाए जाने पर पाबंदी लगाने के बाद किया गया था। दांत खराब करने तक तो ठीक था, लेकिन जब सोडा ड्रिंक्स हमारे दिमाग से छेड़छाड़ करने लगी तो सरकार ने कहा कि बस अब बहुत हुआ। इसीलिए डॉक्टर सिल्वियोस साइकेडेलिक स्प्रिट्जर को अब आप बाजार में नहीं खरीद सकते। क्या आप रोजमर्रा के इन प्रोडक्ट्स की असल शुरुआत के बारे में जानकर दंग रह गए? क्या आप भी ऐसे ही किसी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।